आज मैं बात करने वाला हूँ DU BSc फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि DU का BSc फिजिकल एजुकेशन BPED MPED का एंट्रेंस एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं आई है और एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो DU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है BSc फिजिकल एजुकेशन BPED MPED, उसमें पर्टिकुलर फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को मेंशन कर रखा है। जो DU में हम BSc फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो उनकी 11th-12th क्लास में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होती है CBSE बोर्ड में, आप सब लोग जानते हैं, वो उस पर बेस्ड रहता है। सेम BPED की हम बात करें तो वो भी उसके फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होती है, उस पर बेस्ड रहता है। तो ये पेपर जो है आपकी BPED और MPED के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। BSc फिजिकल एजुकेशन का तो पेपर है ही है। तो चलते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन 2018 में आए थे। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स, कि कौन सा पोषक तत्व है जो न्यूट्रिशन के अंदर नहीं आता है। आंसर इज फाइबर। अब फाइबर क्या होते हैं, फाइबर पे हम बात करते हैं। फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेशन का बहुत ही प्रॉपर तरीके से रोल करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराने का कार्य करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम में फाइबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे, दीज आर टू टाइप्स न्यूट्रिशंस होते हैं हमारे। एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है ज़्यादा, MACRO, ज़्यादा। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे आपको पता है प्रोटीन, उसके बाद फैट और उसके बाद कार्ब्स, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो की बात करूं तो विटामिन और मिनरल्स, ये इसके अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following biomotor ability is considered most difficult to improve। ऐसी कौन सी बायोमोटर एबिलिटी है जिसको सुधारने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो टिपिकल है, डिफिकल्टी आती है उसके अंदर। बायोमोटर एबिलिटी को हम समझेंगे, पहले इसके आंसर को हम समझते हैं। वो है आपकी स्पीड। स्पीड एक जेनेटिक फैक्टर है, सारे लोग ध्यान सुनेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। स्पीड जो होती है वो जेनेटिक फैक्टर है। अब मैं जेनेटिक फैक्टर की बात करूं, ये इसको हम बोलते हैं आनुवंशिक धरोहर। अब स्पीड में आप ज़्यादा ट्रेनिंग करके उसमें ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, वो जेनेटिक पर डिपेंड करती है, जीन पर डिपेंड करती है। और इसीलिए अगर स्पीड में करेक्शन हो सकता है, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो अगर स्पीड में इम्प्रूवमेंट होता तो हुसैन बोल्ट को कई सारे प्लेयर अब तक पीछे कर देते, क्योंकि वो जेनेटिक फैक्टर है, आप सब लोग को जानते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई फ्लेक्सिबल नहीं, उसको आप डेली एक्सरसाइज कराएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। स्टेबिलिटी हो जाएगी, आप स्टेबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे। स्ट्रेंथ तो आप जानते हैं, जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो वीक कंपोनेंट भी आपका स्पीड माना जाता है, वीक कंपोनेंट। अब बायोमोटर एबिलिटी का मतलब होता है इसमें जो कंपोनेंट जो होते हैं, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एंडोरेंस है, ये आपकी स्किल को बिल्डअप करते हैं, इसलिए हम इनको बायोमोटर एबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बोल रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज लीड टू विद दी मोटिवेशन सिस्टम, कि कौन सी प्रेरणा जो कम से कम कार्य करती है। तो आपको पता है आंसर इज हैबिट। बाकी ड्राइव, नीड्स, मोटिवेशन, ये सब मोटिवेशन का ही पार्ट है। मोटिवेशन एक आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करने का कार्य करता है। अगर आपकी कोई भी चीज़ में मन नहीं करता है तो आप मोटिवेट होके उसमें आप कार्य करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेशन दीज आर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, जिसको हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। एक होती है एक्सट्रीम मोटिवेशन, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। 2 टाइप की हमारी मोटिवेशन देखने को मिलती है और इनका बहुत बड़ा रोल भी है स्पोर्ट्स फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट ऑनर इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है खेल के क्षेत्र में, वो आप सब लोगों को पता है राजीव गांधी खेल रत्न था, बट इसका नाम चेंज हो गया है। सारे लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर इसका नाम ये चेंज हो गया है। एक और क्वेश्चन आपके लिए कि इसकी धनराशि कितनी है प्रेजेंट में। हम ओल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यू की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग
फिजियोलॉजिकल चेंज, ध्यान से सुनेंगे, फिजियोलॉजिकल चेंज नॉट ऑकर ड्यू टू एजिंग, उम्र बढ़ने के कारण में से कौन सी शारीरिक परिवर्तन नहीं होते। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो उसमें चेंज नहीं होते, तो ध्यान रखना। मैं 4 ऑप्शनों पर बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ब्रेन सेल डिक्रीज, डाइजेस्ट रिफ्लेक्स स्लो डाउन, हार्ट साइज डिक्रीज, बोन श्रिंक एंड साइज एंड डेंसिटी, जिसको सिकुड़ती है। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा जो आंसर है वो है हार्ट साइज डिग्री। इसमें जो है आपकी उम्र बढ़ेगी तो हार्ट का साइज जो है उतना ही रहता है, डिक्रीज नहीं होता है। अगर आप यंग एज में अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका हार्ट का साइज बढ़ जाता है। बोन डेंसिटी जो है आपकी डिक्रीज हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ। आपने देखा हो मैक्सिमम बुजुर्ग लोगों को एक कूला, जिसको हम बोलते हैं फीमर जो फ्रैक्चर होता है, जिसको आप बोलते हैं ग्रिडल वाला, पेल्विक शोल्डर ग्रिडल में जो इंजरी होती है मैक्सिमम ओल्ड एज में, वो कमज़ोर हो जाते हैं जॉइंट्स, उनकी बोन की डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ साथ, और यंग एज में बोन डेंसिटी एकदम ठीक ठाक रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि बोन डेंसिटी के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि इसका रीज़न ये होता है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अभी इस स्लाइड में आगे आने वाला है, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज हेल्पफुल इन अस्थमा। देखो इनमें कोई आसन नहीं है जो अस्थमा में ज़्यादा हेल्प करता हो। अगर मैं बात करूं, अस्थमा में कई सारे आसन हैं जो हमारे हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर मैं सबको वन बाई वन करके बताता हूँ। ताड़ासन मतलब होता है ट्री पोज, और इसका जो पर्पज होता है वो आपकी स्टेबिलिटी को डेवलप करता है। स्टेबिलिटी, बैलेंस और लिगामेंट स्ट्रेंथनिंग। जो लिगामेंट होते हैं उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथनिंग है, उसको मजबूत करने का काम करते हैं। वक्रासन की मैं बात करूं तो जो स्पाइन होती है, स्पाइन के अंदर मोबिलिटी का काम करते हैं, मोबिलिटी का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बनाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद सुखासन तो आप सब लोग जानते हैं। वज्रासन जो है एक ऐसा आसन है जो कि आपके डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और आपके जो लिगामेंट होते हैं और एंकल के जो रेंज ऑफ मोशन होते हैं उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है, क्योंकि आप खाना खाने के बाद इस पोजीशन में बैठते हैं, कहीं भी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये जो है वज्रासन की पोजीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वेयर प्रीवियसली कॉल्ड ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के नाम से कौन सी गेम जाने जाते थे, तो सब लोगों को पता है कॉमनवेल्थ गेम्स थे वो, और इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में। और कहाँ पर हुई थी, कनाडा में हुई थी। भाई छोड़ना नहीं है कि भी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ करेक्शन मेजर फॉर फ्लैट फिट। कि आपको फ्लैट फिट होता है, फ्लैट फिट एक डिफॉर्मिटीज़ है, और आप सब लोगों को पता है कि इस पर भी मैं बात करता हूँ पहले कि इसके बहुत सारे जो फैक्टर हैं जो फ्लैट फुट होने के चांस रहते हैं हमारे। अगर यहाँ पे बोला है फ्लैट फुट पैर के सुधार उपाय के रूप में नहीं माना जाता है, तो अगर मेरे को फ्लैट फुट को सही करना है, और फ्लैट फुट क्यों होता है ये दोनों चीज़ बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करके लिख लेंगे। ये इसकी रेमेडीज बता रहा है। रेमेडीज का मतलब होता है कि उसको हमें करेक्शन कैसे करना है जो हमें फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज हो गई है। फ्लैट फुट होता क्या है, जो पैर होता है, पैर के अंदर जो आर्क होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, आर्क बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ईवर्जन जो आप मूवमेंट करते हैं वो उसमें आप बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वॉक ऑन हील एंड टोज। अगर कोई भी व्यक्ति को फ्लैट फुट है तो हिल टो पर चलेगा, वो टो पर खड़ा होगा, तो उसकी जो डिफॉर्मिटीज है सही होने के चांसेस रहेंगे। वॉकिंग ऑन वुडन, अगर कोई लकड़ी पर चल रहा है टो पर, जैसे जिम्नास्टिक में जो लड़कियां करती हैं बैलेंस बीम पर, तो वहाँ से आपका फ्लैट फुट सही हो सकता है। पिकअप मेबल विद द टोज, पैर की उंगलियों से कोई चीज़ उठा रहे हैं, जैसे आपने देखा हो बचपन में कंकड़ और मिट्टी और ईंट को उठाने का प्रयास करते थे फिंगरों से, आपकी पैर की जो फिंगर होती हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल जो है आपके फ्लैट फुट को सही करने में हेल्प करते हैं, उस डिफॉर्मिटीज़ को
त्रिकोण आसन जो है आपका सिर्फ मोबिलाइजेशन का कार्य करता है, आपकी स्पाइन का, आपकी स्पाइन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फ्लैट फुट के पीछे का रीजन क्या है? अगर नॉक नी है आपको तो फ्लैट फुट होने के चांस रहते हैं। और ये फ्लैट फुट कब होता है? आपकी गलत आदतें जो आप उसको अडेप्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द वॉक, जब चलते हैं दौड़ते हैं तो गलत आदतें। और फिर उसके पीछे का रीजन भी होता है आपका कैल्शियम, आपकी प्रोटीन, आपकी डाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ वीमेंस लेजर देन मैन, पुरुषों की तुलना में कम महिलाओं का स्ट्रोक मात्रा होता है। बिल्कुल, महिलाओं में शारीरिक वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। राइट, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की हृदय गति बिल्कुल ज़्यादा होती है। पुरुष और महिलाओं में ताकतवर बराबर है। बिल्कुल, देखो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस जो गलत लिख रखा है उन्होंने, स्ट्रेंथ इज इक्वल इन मैन एंड वीमेन। स्ट्रेंथ पुरुष और मैन में बराबर नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैन जो होता है वो हम कंपेयर करते हैं वीमेंस से, तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो आंसर हमारा इसमें नहीं है, मगर इसमें हम जो 4 मान लेंगे। आंसर इज 4, क्योंकि उससे सेंटेंस गलत लिख रखा है, प्रॉपर तरीके से करेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग आसन, कौन सा स्टैंडिंग आसन नहीं है? तो पद्मासन, ताड़ासन, गरुड़ासन, अर्धचक्र आसन। तो पद्म आसन जो है आपका बैठ के किया जाता है, पद्म आसन, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है मेडिटेशन का कार्य करते हैं, ध्यान साधते हैं, उसमें ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जितने भी ऋषि मुनि बैठते हैं पद्म आसन, और इस पोजीशन में आपको देखने को मिलते हैं। आसन की मैं बात करूं, आसन मीन्स क्या होता है? आसन मीन्स होता है पोज। अब पोज की मैं बात करूं तो एक ऐसा पोज जो स्टेबिलिटी को दर्शाता हो, उसको हम बोलते हैं आसन। दीज आर 3 टाइप्स, आसन 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि आसन कौन कौन से हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके एग्जाम में आने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम। भाई खेल के क्षेत्र में पहला स्टेप कौन सा होता है? आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? तो सबसे पहले आती है प्लानिंग। प्लान करते हैं, उसके बाद आप बजट का काम करते हैं, कितना बजट होना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स मीट को कंडक्ट कराया जाए। प्लानिंग के बाद आपकी स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग। इस तरीके से एक सीरीज भरने के लिए आती है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आती है, और फर्स्ट एंड लास्ट भी पूछता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंट्रामुरल प्रोग्राम। इंट्रामुरल का मतलब समझ गए तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। इंट्रामुरल मीन्स होता क्या है? तो सारे लोग बीपीएड, एमपीएड, बीएससी फिजिकल एजुकेशन इंट्रामुरल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो जो पीयर ग्रुप जो होते हैं, एक सहकर्मी समूह को जो है जोड़ने का काम करता है, और इंट्रामुरल में जो है एक ही प्लेस, एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही हाउस के जो है स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इंट्रामुरल मतलब होता है एक 4 दीवारी के अंदर सब लोगों को पता है, और ये यूएस की देन है, और ये आपकी स्किल को डेवलप करने का और लोगों को मास कम्युनिकेशन जोड़ने का, मास डेमोन्स्ट्रेशन, और जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी, इस सारी चीज़ों को सिखाने का कार्य करता है इंट्रामुरल कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपेक्स बॉडी फॉर ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक खेलों के लिए में से कौन सी शीर्ष निकाय है, कौन सी गवर्निंग बॉडी है? तो आप सब लोगों को पता है वो है आपकी, जिसको हम बोलते हैं IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब सभी खिलाड़ियों के लिए क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि OCA क्या होता है। OCA की फुल फॉर्म पूछता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये इनकी फुल फॉर्म पूछता है, एक कॉपी में नोट करके लिख लेंगे, क्योंकि आपकी एक फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे हम बात करते हैं। चलो 14 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है आपकी विवेक, बुद्धि, दिमाग, जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक उदाहरण तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं। आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स डिफिशिएंसी कॉज गोइटर। गोइटर मतलब होता है हिंदी में यहाँ पर लगा हुआ घेंगा रोग, इसमें नहीं दिया गया है। गोइटर मीन्स होता है घेंगा रोग, जो गला फूल जाता है आपका, मोटा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं गोइटर। अब ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। आपके खाने में अगर आयोडीन की कमी होगी तो आपको गोइटर रोग हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं थायराइड हो गया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू थेरेपीज डू कॉन्टैक्ट बाथ कॉम्बाइन। अब पहले बात समझते हैं कि कॉन्टैक्ट बाथ होता क्या है। ये एक थेरेपी के लिए कार्य करता है। जब खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है, क्रोनिक इंजरी हो जाती है, तब ये वर्क करता है। तो इसको हम बोलते हैं क्रायोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। पहले इसमें कोल्ड होगा, फिर आपका इसमें हीट होगा। इस बात को ध्यान रखने के, पहले कोल्ड करते हैं 10 से 15 मिनट और फिर 10 से 15 मिनट। क्रायो मीन्स होता है आइस, आप इसको समझ सकते हैं। लिगामेंट इंजरी जो होती है तो आप आइस का यूज करते हैं, उसी को हम क्रायोथेरेपी बोल देते हैं। 17 में मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज फैक्टर रेज ऑस्टियोपोरोसिस रिस्क इन वीमेन। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है जिसमें हड्डी जो होती है आपकी बोन डेंसिटी कमजोर हो जाती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अगर हड्डियाँ कमजोर होती हैं यंग एज में और ओल्ड एज में, मैं दोनों आपको बताऊंगा। यंग एज की हम बात करें तो अगर प्रॉपर तरीके से आपको कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, डाइट में अच्छी तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पा रही है, गलत आदतों की वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बट मेनली ये जो है आपकी जो ऑस्टियोपोरोसिस जो एज होती है वो 50 के बाद ही देखने को मिलती है ओल्ड पर्सन में, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का रीज़न ये है, जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मतलब स्टॉप जब हो जाता है, तब जाके उनकी बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, और जब वो गिर जाते हैं तो उनको तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है और उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। इसका ये साइंटिफिक रीज़न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, मैक्रो का मतलब ज़्यादा, और आप ज़्यादा कौन कौन सा लेते हैं? तो प्रोटीन। आंसर इज 3। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ, विच इज नॉट टू द सोशल बैरियर ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल। अगर महिला पार्टिसिपेट करती हैं खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, तो उनको किन किन चीज़ों को जो फेस करना होता है, उनके सामने कौन कौन से बैरियर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाधा, रुकावटें आती हैं। तो आप सब लोग जानते हैं वो फिजिकल डिफरेंसेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो है ये बोल रहा है कि जो बैरियर का जो काम करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये समाज में साक्षरता, शारीरिक मतभेद या पुरुष प्रभुत्व, जिसको हम बोलते हैं मेल डोमिनेंस। यहाँ पर जो आज के टाइम में मॉडल कंसेप्ट की हम बात करें, वैसे इसका ये आंसर नहीं है, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, इसका ये आंसर नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी आप फोकस करेंगे तो रिलीजियस जो होते हैं, धार्मिक जो आस्था होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी स्पोर्ट्स स्किल जो होती है, आपका जो पार्टिसिपेशन होता है, उसको जो है आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम की अगर हम गर्ल्स की बात करें, महिलाओं की बात करें, इस्लाम धर्म उनको इजाज़त नहीं देता है कि पुलिस की जॉब में जाएं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, छोटे कपड़े पहने, कहीं जॉब करें। तो कहीं ना कहीं धार्मिक जो आस्था होती है उसकी वजह से हमें जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हिंदुज़म की बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ गांव ऐसे हैं लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक रिलीजियस जो आइडियोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे बैरियर के लिए एक सामने निकल कर आती है। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप डेप्थ भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है। 19 क्वेश्चन बोल रहा है, महिलाओं की खेल भागीदारी में सामाजिक बाधा कौन सी नहीं है। तो वो है, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
हम 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज मेजर टू बी अ कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ बॉडी। शरीर का पूरा अभ्यास करने के लिए किसको मापा जाता है? तो वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में सारे आसन आते हैं, इनको 12 स्टेप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विच थ्योरी ऑफ एग्रेशन, गुस्सा आती है, खेल की चेतना सबको आती है, ऑफर सम ऑप्टिमम इन टर्म ऑफ रिड्यूसिंग एग्रेशन। जब आक्रामकता को कम करने के लिए मामले में आक्रामकता को कौन सा सिद्धांत कुछ आशावाद प्रदान करता है? तो सोशल लर्निंग थ्योरी होती है। आप सब लोगों को इस चीज़ को तो पता ही होगा, सोशल लर्निंग थ्योरी है क्या चीज़। अब हम बात करते हैं कि आपके एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टाइल ऑफ कबड्डी। कबड्डी की जो स्टाइल है, जो कबड्डी को जो हमने ग्रुप में रख रखा है, उस ग्रुप का नाम है संजीवनी। ये बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोला विच कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी स्कोर मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल इन अगेंस्ट अपोनेंट। आंसर इज इंडिया। सबसे पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? वो 1971 पीके मीन्स पाकिस्तान, मूवी मत समझना इसको, पाकिस्तान ने जीता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 भी हो गया। अब है हमारा 24 क्वेश्चन की मैं बात करूं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जो है नीदर शॉर्टन और नॉट लेंथन, कांस्टेंट रहता है, ना बढ़ता है ना छोटा होता है, एक जगह पर स्टेबल होता है। इसको हम बोलते हैं इनविजिबल एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनविजिबल एक्सरसाइज। विजिबल कौन सी एक्सरसाइज है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इंजरी कॉल्ड स्प्रेन। भाई स्प्रेन के लिए आप सब लोगों को पता है लिगामेंट इंजरी होती है, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रायोथेरेपी मीन्स आइस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक मोटे टू आ स्प्रेन्ड एंकल डू नॉट अप्लाई एन आइस पैक फॉर मोर देन। अधिक से अधिक आप आइस का यूज करते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। एक रूल है जिसको हम बोलते हैं प्राइस। इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है। पी मीन्स क्या होता है, लास्ट ई मीन्स क्या होता है। तो हम जो आइसिंग करते हैं वो कितने समय से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर 20 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। तो ज़्यादा हो जाएगी तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर क्लोट हो जाएगा। क्लोट होने के चांसेस जब हो जाएंगे तो वहाँ पर ट्यूमर भी बन सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। स्क्लेरोसिस पोस्टरल डिफॉर्मिटीज। बाई स्क्लेरोसिस मतलब होता है आपकी जो स्पाइन है वो इस तरीके टेढ़ी हो जाती है, तो उसको हम स्क्लेरोसिस बोलते हैं। और वो आपके वर्टेब्रा में होता है। वर्टेब्रा मीन्स स्पाइन, टेढ़ी हो जाती है आपकी इस तरीके से। उसमें जो है आपका वन साइड सी या एस टाइप का जो है शेप आ जाता है आपके स्पाइन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है वीमेंस डे। तो आपको पता है 8 मार्च को बनाया जाता है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं, अ डिसेबिलिटी मे नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न में से विकलांगता मौजूद नहीं हो सकती। तो वो जो है आपकी सब में देखने को मिलती है। सोशल इंटरेक्शन से कोई उसका रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। लोडोसिस एक डिफॉर्मिटी, लोडोसिस, काइपोसिस, स्कोलेसिस, ये आपकी डिफॉर्मिटीज है। मैंने एक वीडियो डाल रखी है,
आप उस वीडियो को देख लेंगे ना तो आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लोडोसिस की मैं बात करूं तो लोडोसिस का मतलब होता है आपकी जो कमर होती है वो इनसाइड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं होलो बैक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द बोन इंजरी। तो आप बोन इंजरी की आप पहचान कैसे करते हैं, तो वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बाकी स्प्रेन, लैक्रेशन, ये सब सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, इजीली तरीके से पहचान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन, बेस्ट मेथड ऑफ एनहेंस एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करने का जो मेथड माना जाता है लोअर एक्सट्रीमिटीज, वो कौन सा है, तो वो है आपका आंसर इज बाउंडिंग ट्रेनिंग एंड डेप्थ। आंसर इज ए, इसको हम बोलते हैं डेप्थ जंप, प्लायोमेट्रिक जंप, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज। एक्सप्लोसिव जो बनी होती है वो आपकी स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें वीक कंपोनेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। ध्यान सुनेंगे सारे लोग, एक होता है इसमें कमजोर और एक होता है स्ट्रॉन्ग, इसको हम बोलते हैं ताकतवर। स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट माना जाता है, वीक जो है स्पीड मानी जाती है। ये आप सब लोग पहली बार सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग एक्सपर्ट स्ट्रेंथ अगेन कम लार्जर थ्रू। तो वो जो है आपकी वेट ट्रेनिंग है जो जल्दी से जल्दी आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने का कार्य करती है। वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, आंसर इज वेट ट्रेनिंग। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपको पता है एक्सीलरेशन बोलते हैं, और उसका फंक्शन क्या होता है, जो आपने न्यूटन्स के 3 नियम पढ़े होंगे, एक इनर्शिया, एक एक्सीलरेशन, एक रिएक्शन एक्शन। ये तीनों क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, आंसर इज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ADHD ये एक डिसऑर्डर है और इसका मतलब होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी। यस, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी, आंसर इज 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिया पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया, 1900, आपको पता है 1900 में पार्टिसिपेट किया था, आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। यस, 37, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट होता है वो आपका ट्राईएक्सियल होता है। अब ट्राईएक्सियल मीन्स होता है हर प्लेन में, हर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसको हम ट्राईएक्सियल जॉइंट्स बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है आपका होम रन, एक होता है जो होप कप, तो मैं उसको ये है होम रन, और होम रन जो रिलेटेड होती है वो बेसबॉल से रिलेटेड होती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एडेप्टेशन, अगर ट्रेनिंग एडेप्टेशन की हम बात करें तो ध्यान रखना, आपको बता दूं सिर्फ आप पहुंच जाएंगे प्रोग्रेशन। अगर किसी चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं आप, जैसे कि आप पहले आप साइकिल जब सीखते तो कैंची चला देते, तो कैंची के बाद आप डंडे पर आते, डंडे से आप सीट पर आ जाते, तो आपने उसको अडेप्ट कर लिया। तो अडेप्ट कर लिया तो घर वाले बोलते हैं ये बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, इसने अडेप्ट कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, आंसर इज 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्प्रेन इस टाइप ऑफ, आपको पता लिगामेंट इंजरी, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 41, एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। स्प्रेन लिगामेंट इंजरी इज नॉट द पार्ट ऑफ पीरियडाइजेशन इन स्पोर्ट ट्रेनिंग। पीरियडाइजेशन मीन्स क्या होता है, पीरियडाइजेशन मीन्स होता है आपका जो ट्रेनिंग का एक शेड्यूल होता है, सिस्टमेटिक साइंटिफिक, कब किसको कौन सी ट्रेनिंग देनी है, कब किसको कितनी रिकवरी देनी है, तो उसको हम बोलते हैं फिटनेस फेज, क्योंकि आप खेल के क्षेत्र में उसको यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सिग्नोमीटर जो होता है आपकी बीपी को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर, आंसर इज 1। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन है। 43 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें मैं कई सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो आपका
एक ऐसा मोशन होता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज ना हो। जब आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी एक्टिविटी में आ जाता है। और इसका बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। फर्स्ट आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी सेकंड भी एक मॉडरेट लेवल में यूज होता है। नेक्स्ट है 44, वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने अपनी वीडियो में कई बार डिस्कस कर रखा है। IAAF, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो आप जानते हैं ये एक संस्था है किसकी? एथलेटिक्स की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी। कब बनी? 1912 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंडिया कब बनी? 1946 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, who amongst the following are found in to be the most agile? agile means फुर्तीला वाला आदमी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एजाइल हो, एजिलिटी, तो वो है जिम्नास्ट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और जिम्नास्टिक एक ऐसा गेम है जो वर्ल्ड डेंजरस गेम माना जाता है, दुनिया का सबसे खतरनाक गेम माना जाता है। डिग्री ऑफ डिफिकल्टी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, Who among the following is the first Indian to score सेंचुरी इन इंडियन प्रीमियर लीग? भाई क्रिकेट के सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा आज के टाइम में फैन फॉलोइंग है। तो IPL आप सब लोग देखते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तो क्रिकेट के बारे में तो आप समझ सकते हैं वो मनीष पांडे हैं। आगे बढ़ते हैं। 47, इफ द मसल्स टेंशन सस्टेन एंगर इट विल प्रोड्यूस। उसको हम बोलते हैं अगर आपकी मसल्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एक्ट मतलब होता है पेन, दर्द, इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं। आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 48 वेरी इजी क्वेश्चन बट करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में उसका जो मेडल टैली थी, हाउ मैनी गोल्ड मेडल इन इंडिया वॉन एट 2018। तो इसको आप याद नहीं करेंगे, आपको पता है 2022 में ओलंपिक हो चुके, कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने होनी चाहिए, याद होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्पोर्ट 360 डिग्री फ्रॉम अ स्ट्रेट विथ 360 डिग्री पर हम घूमते हैं, वो क्या होता है? 360 डिग्री का जब एंगल बनाते हैं वो कौन से खेल में देखने को मिलता है? तो वो है आपका जिम्नास्टिक और डाइविंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जिम्नास्टिक डाइविंग को देखेंगे 360 180 मूवमेंट्स करते हैं, स्किल का नाम होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बोला है हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। हीमोग्लोबिन आप सब लोग जानते हैं ब्लड का एक हिस्सा है, RBC में देखने को मिलता है। तो हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड कॉर्पल्स जो उसका पार्ट माना जाता है RBC। और हीमोग्लोबिन आप सब लोग जानते हैं कि 2 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, हीमो और प्लस ग्लोबिन इजकल टू हीमोग्लोबिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।